दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के विशेष कार्यक्रम आपन स्वास्थ्य में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, नित्य नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए चिकित्सा के तरीके सामने आ रहे हैं और इन्हीं तरीकों में एक नया आप खोज कर सकते हैं या एक नई उभरती हुई पद्धति आप कर सकते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। और काफ़ी कुछ चिकित्सा का परिदृश्य इससे बदला है। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए और क्या है ये क्षेत्र, कहाँ कहाँ हम इसका लाभ ले सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर शाहबाज मोहम्मद खान साहब। आप कई वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक विशेषज्ञ के तौर पे पूरे दुनिया में आप स्थापित हैं। सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। और सर, पहली चीज कि ये है क्या, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है क्या? जी, धन्यवाद दूरदर्शन का, मनीष जी का। और मैं नमस्कार कहना चाहूँगा दूरदर्शन के व्यूअर्स का कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम ये जानेंगे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है। मनीष जी ने जैसे कि पूछा कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है, हम में से अधिकतर लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या है। बेसिकली रेडियोलॉजी के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी या IR इसके बारे में नहीं पता होता है। तो रेडियोलॉजी में जैसे कि एक्सरे, CT, MRI या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से रोगों का डायग्नोस किया जाता है। बॉडी के अंदर, बाहर से अंदर देख के उन रोगों को डायग्नोस किया जाता है। वैसे ही इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में रोगों की चिकित्सा की जाती है बिना बॉडी को खोले, बिना किसी चीरे के, बिना किसी टाके के। हम लोग बॉडी के अंदर महीन तारों से, महीन कैथेटर से अंदर ऑर्गन्स में जैसे कि ब्रेन तक भी हम जाकर रोगों का उपचार कर सकते हैं। इसको इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कहा जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि जो पहले ऑपरेशन होते थे, काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन हैं, काफ़ी समय लगता था और ख़ास करके जैसे आपने कहा कि दिमाग तक में हम जा कर के ऑपरेट कर सकते हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ब्रेन स्ट्रोक की। और आजकल जो नई जीवन शैली है, लोगों की ब्लड प्रेशर है और तमाम तनाव है, तो अधिक खतरा हो गया है। क्या इस क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं? ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट को आता है तो किस तरह से आपकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी उसको मदद करती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल मनीष जी ने पूछा, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होता चला जा रहा है और हर घर में कोई ना कोई एक स्ट्रोक का मरीज़ है। अब इसमें स्ट्रोक में बेसिकली दो प्रकार का स्ट्रोक होता है। एक जिसमें कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है, दूसरा वो जिसमें कि नस बंद हो जाती है या इस्चेमिक स्ट्रोक उसे कहते हैं। तो इस्चेमिक स्ट्रोक जो होते हैं वो 85% स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं। इस्चेमिक स्ट्रोक दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो मोटी नस बंद होने से हो सकते हैं या कि ब्रेन की कोई महीन नस बंद होने से हो सकते हैं। तो इसका जो मेन इलाज है वो इनिशियली 12 to 24 आवर्स में संभव है कि हम उस नस को जो बंद हो गई है उसको खोल सकें। अगर बहुत महीन नस बंद हुई है तो केवल दवा दे के हम उसे खोल सकते हैं। अगर मोटी नस बंद हुई है तो इंटरवेंशन के माध्यम से हम लोग महीन तार या कैथेटर ले जाकर उस क्लॉट को या उस थक्के को जो नस के अंदर जमा हुआ है उसको हम निकाल लेते हैं। उस थक्के के निकालने के बाद दोबारा से उसमें से ब्लड फ्लो चालू हो जाता है उस नस में, और जो ब्रेन का टिश्यू जो डेथ होने की कगार पे था, जो टिश्यू इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है वो बच जाता है। लेकिन इसमें जो गोल्डन आवर्स हैं वो इनिशियली 12 घंटे और कुछ केसेस में 24 घंटे तक इसका इलाज हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की जो लाइफ लॉन्ग जो फालिश का असर और ये सब रिवर्स हो जाता है और मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल ठीक भी हो जाते हैं अधिकतर रूप से। ये इसका मतलब है कि अगर आप 12 से 24 घंटों के अंदर पहुंच गए, सबसे तो अच्छा है जितना जल्दी पहुंच जाए, 12 घंटे भी क्यों खर्च करने। और अगर वो सही विशेषज्ञ के पास पहुंच जाता है तो फिर एक संभावना बनती है कि आप बिना किसी ऑपरेशन के या बिना किसी समस्या के आप सही हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, अगर नसों के माध्यम से हम इलाज की बात करें, नसों में हम कैथेटर डाल दें या कुछ भी वायर वगैरह डाल दें,
तो वेरिकोस वेज एक समस्या है जो कि बहुत हद तक पाई जाती है, खास करके महिलाओं में, और थोड़ा अधिक एज होने पर और काफी पेनफुल समस्या होती है। तो उसका भी इलाज हम कर सकते हैं इससे? वेरिकोज वेन्स का ऑलमोस्ट 100% ट्रीटमेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से संभव है, जिसमें हम लोग महीन तार या कैथेटर से नस के अंदर जाके उसको लेज़र द्वारा ब्लॉक कर देते हैं, जो ख़राब नसें होती हैं, जिससे वो नसें सूख जाती हैं और जो प्रॉब्लम होती है वेरिकोस की वो ठीक हो जाती है। या फिर अब लेटेस्ट आया है ग्लू में हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी हम एक कैथेटर ले जाते हैं और उन नसों को, जो वेरिकोज नसें हैं, या वेरिकोज नसें उन नसों को कहते हैं जो फूल जाती हैं या जिनके वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हम लोग ग्लू के द्वारा भी बंद कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो इस ट्रीटमेंट का जो सबसे बड़ा लाभ वो ये है कि इसमें ना कोई चीरा है, ना कोई टाका है, ना कोई जनरल एनेस्थीसिया है, और पेशेंट को बिल्कुल सरल तरीके से, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से आधे घंटे के अंदर उपचार हो जाता है और मरीज़ अपना सारा काम 4 से 5 दिन में स्टार्ट कर सकता है। सेम डे हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। सबसे बड़ा फ़ायदा जो सेम डे डिस्चार्ज करने का होता है कि मरीज़ बहुत विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बच जाता है और उसकी बीमारी जो है बिल्कुल सरल रूप से ठीक हो जाती है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो सामान्यतः माना जाता है कि अगर आप अपने घर में हैं तो जल्दी रिकवर करते हैं हॉस्पिटल के मुकाबले में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हॉस्पिटल में कम से कम रुक रहे हैं और जल्दी आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपके सही होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और किन रोगों के मामले में हम देखें, जैसे न्यूरो की समस्याएं हैं या गैस्ट्रो की समस्याएं हैं, उसमें किस तरह से ये उपयोगी होता है? ये इसके अलावा जो आज के वक्त में सबसे उभरती हुई बीमारी है, जैसे कैंसर है, ठीक है, कैंसर में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का सबसे बड़ा रोल उभर कर आया है। इसको 4th पिलर ऑफ ऑन्कोलॉजी भी कहा जाता है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को। इसमें जैसे मरीज़ आता है तो सबसे पहले तो उसको डायग्नोस करना कि 100% वो कैंसर है, तो उसमें बायोप्सी ली जाती है। तो पहले ज़माने में बायोप्सी ओपन करके ली जाती थी, अब वो बंद हो गई है। अब केवल हम लोग अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन में देखकर और एक पतली सी नीडल से बायोप्सी ले लेते हैं, जिससे कि कैंसर के फैलने का भी कोई रिस्क नहीं होता है और मरीज़ 2 घंटे में अपने घर चला जाता है। तो एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इंटरवेंशन के माध्यम से हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं कैंसर के रोगों में। दूसरा जो फ़ायदा है, जैसे जब कैंसर बहुत ही अपने अर्ली स्टेज में होता है, जैसे कि लीवर कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया, तो उसको हम लोग इंटरवेंशन के माध्यम से बिना खोले CT स्कैन में देख के एक नीडल द्वारा उस एरिया को पूरा जला सकते हैं अंदर ही अंदर बॉडी में, जिससे कि वो कैंसर के सेल्स सारे डेड हो जाते हैं। तो उससे कैंसर 100% ठीक हो जाता है। ये बहुत सारे कैंसर्स में नया इसका आया है, स्पेशली लिवर कैंसर में या लंग कैंसर में, और स्पेशली उन पेशेंट्स में जो ऑपरेशन के लायक नहीं है या जो ऑपरेशन झेल नहीं सकते हैं, उनमें ये बहुत ही कारगर पद्धति है, जिससे कि क्यूरेटिव इंटेंट के साथ हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे टेस है, मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक तो कीमोथेरेपी हो गई कि नॉर्मल हम लोग नस से देते हैं, जो कि जिसका असर पूरी बॉडी में रहता है। एक कीमोथेरेपी जो अब हम लोग देते हैं, वो हम कैंसर की पर्टिकुलर नस में जाके, जो नस कैंसर को सप्लाई कर रही है उस नस में अपना कैथेटर ले जाके वहाँ पे कीमोथेरेपी देते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो सिर्फ उस एरिया में ही एक्ट करेगी कीमोथेरेपी, उससे ना बाल झड़ेंगे, उससे ना हार्ट पे असर होगा, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत मिनिमल होते हैं और पेशेंट को एक बार एक सेटिंग में ही देने के बाद मतलब दोबारा कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके अलावा टेयर एक प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग जिस तरीके से कीमोथेरेपी देते हैं इसी तरीके से रेडियोथेरेपी भी देते हैं, मतलब आर्टरी के अंदर जाके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स डाल देते हैं, जिससे वो एरिया जो ट्यूमर वाला है वो डैमेज हो जाता है। तो कैंसर में ये एक रोल हो गया। इसके अलावा आप गुर्दे के रोग में जैसे कि डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उसमें फिस्टुला होता है, फिस्टुला कई बार ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हम लोग बिना ऑपरेशन के दोबारा से खोल सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो एक लाइफलाइन होती है डायलिसिस के मरीज़ की। अगर फिस्टुला चलता रहता है तो मरीज़ बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ डायलिसिस इस पर चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे फिस्टुला बंद होते हैं तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है।
इसके अलावा आपका जो लीवर डिजीज़ हैं, जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है, उसमें कई बार पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण मरीज़ को खून बहने की बीमारी होती है आंतों के अंदर। तो उसका इलाज भी हम लोग इंटरवेंशन के माध्यम से करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये पित्ताशय वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने लीवर की बात की तो वहीं पास में ही है, तो उसमें भी हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं? पित्ताशय में कभी मवाद आ जाता है या लीवर में मवाद आ जाता है, तो उसमें हम लोग कैथेटर डाल के उसको ड्रेन करके मरीज़ को करते हैं। इसके अलावा जो पित्ताशय का कैंसर है, जो अपने एरिया में बहुत कॉमन है, तो उससे कई बार बाइल डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो पीलिया हो जाता है मरीज़ को, और वो पीलिया बहुत गहरा पीलिया होता है, वो ठीक भी नहीं होता है। तो उसमें भी हम लोग पीटीबीडी के माध्यम से एक ट्यूब डाल देते हैं पित्त की नली में, उससे पीलिया ठीक हो जाता है। या फिर हम लोग स्टेंट डाल देते हैं बाइल डक्ट में, तो ये भी एक इलाज है उसका। डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्टेंट डालने की बात की, तो हमारे कार्डियो के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन है, तो उसमें आप लोगों का क्या रोल होता है? देखिए, हम लोग जो स्टेंट डालते हैं, हम लोग हार्ट की आर्टरीज़ के अलावा जो बॉडी में आर्टरीज़ हैं, जैसे कई बार कैरोटिड आर्टरी होती है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करती है वो बंद हो जाती है या पतली हो जाती है, जिससे कि ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता है, उसमें हम लोग स्टेंट डाल के उसको खोल देते हैं। इसके अलावा पैरों की नसें होती हैं, जिसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ कहते हैं, जो कि सिगरेट स्मोकर, बीड़ी स्मोकर, इसमें बहुत कॉमन होता है, जिसमें पैर में घाव बनने लगते हैं, वो घाव ठीक भी नहीं होते हैं, या शुगर के कारण या ब्लड प्रेशर के कारण नसें कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण पतली हो जाती हैं। जैसे हार्ट की नसें पतली होती हैं, वैसे ही पैरों की नसें पतली होती हैं या ब्रेन की नसें पतली होती हैं। तो इन नसों में भी स्टेंट डाला जाता है, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से हम लोग डालते हैं, जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। जी डॉक्टर साहब, किसी पेशेंट को आपके पास जाना है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की थेरेपी लेनी है, ये कैसे डिसाइड होता है कि सामान्य आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे या विशेषज्ञ को दिखाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की जानकारी हमारे आम मरीज़ को होती नहीं है, तो वो पहले नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाता है या जनरल सर्जन के पास जाता है, फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, फिर वो हमारे पास आता है पेशेंट रेफ़र होके। तो एक अच्छा खासा समय इसमें निकल जाता है। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मरीज़ अब डायरेक्ट आने लगे हैं, वो हैं जैसे वेरिकोज वेन, आपने बताया। वेरिकोज वेन में मरीज़ को खुद समझ में आ जाता है कि उसको वेरिकोज वेन्स हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। थायराइड नोड्यूल, जो थायराइड के नोड्यूल्स के पहले बहुत बड़े चीरे से ऑपरेशन होते थे, आवाज़ जाने का उसमें खतरा रहता था, वो अब हम लोग मतलब ना के बड़े बड़े घेंगा जो होते हैं उसको हम लोग ट्रीट करते हैं इंटरवेंशन के माध्यम से, बिना चीरे टाके के। स्पेशली जो यंग फीमेल्स हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती हैं, वो हमारे पास आ सकती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में जो फाइबर एडिनोमा की गांठें होती हैं जो बिनाइन होती हैं, उसको भी हम लोग बिना सर्जरी के कर सकते हैं। या यूट्रस में रसौली जिसे कहते हैं, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जिसे कहते हैं, तो उसका इलाज भी बिना चीरे टाके के संभव है। तो ये 4-5 रोगों के पेशेंट तो डायरेक्ट आते हैं, बाकी मोस्टली हमारे पास रेफ़र होकर पेशेंट आते हैं। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है कि अगर समय से पेशेंट आपके पास पहुंच जाते हैं तो एक तो क्योर जल्दी होने की संभावना बनती है, और ज़्यादा समय फिर उन्हें हॉस्पिटल में रहना भी नहीं पड़ता, और कहीं ना कहीं इलाज का भी खर्च उससे रिड्यूस होता है। तो आप पेशेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, खास करके जैसे ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट हो गया, जिनमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है? मैं सबसे पहले तो अपने मरीज़ों से ये कहूँगा कि आप जो है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप वो चीज़ करिए कि जिससे आपको ये रोग हो ही ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी डाइट मेंटेन करना है, अपनी एक्सरसाइज व्यायाम डेली करना है। उसके अलावा जैसे कुछ स्मोकिंग की हैबिट है या टोबैको की हैबिट है, इनको आपको क्विट करना है। या फिर स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में, आपको एक इजी सरल वे में आपको जीवन जीना है, आपको कोई प्रेशर लेके या स्ट्रेस लेके नहीं करना है। उसके अलावा आपको हर साल अपना 35-40 के बाद अपने ब्लड टेस्ट कराइए, रूटीन टेस्ट कराइए, जिससे कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है उसको पिक किया जा सके इनिशियल स्टेजेस में ही। उसके अलावा आपको कुछ रोगों के बारे में मैं चाहूँगा हमारे दर्शक
उसकी जानकारी लें, जिसमें हमारे पास कम टाइम होता है और उसको डायग्नोस करना, मतलब मैं चाहता हूँ कि मरीज़ के अटेंडेंट्स खुद ही डायग्नोस करें। स्पेशली जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक में आपको 4 चीज़ें दिखेंगी अपने मरीज़ में कि उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगेगी, एक तरफ उसका हाथ पैर वीकनेस आ जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो, या वो पेशेंट गिर जाएगा। तो ये चीज़ें जैसे ही आप देखें तो उसको तुरंत स्ट्रोक रेडी सेंटर पे लेके जाएं, ठीक है। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट 2-3 लोग मिलके करते हैं, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। तो स्ट्रोक रेडी सेंटर उसको कहते हैं जहाँ पर स्ट्रोक का पूरा ट्रीटमेंट होता है या पॉसिबल है टाइम के साथ, जहाँ पर आपका MRI की सुविधा होना चाहिए, CT स्कैन की सुविधा होनी चाहिए और एक कैथ लैब होना चाहिए जहाँ पे हम प्रोसीजर कर सकें। और ये 4 में से कोई एक भी लक्षण है तो सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि चारों लक्षण आप में आए, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई एक भी लक्षण अगर दिख रहा है तो सबसे अच्छा है कि तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, क्योंकि 12 घंटे ही मान के चलिए गोल्डन टाइम है। रेयर मामलों में 24 घंटे होता है। और डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर की बात हम लोग कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में अगर डायग्नोस नहीं हुआ तो कैंसर तो बहुत भयानक सिद्ध होता है। तो उनके मरीजों को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप में ये लक्षण आ रहे हैं तो फिर अब अलर्ट हो जाइए और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए? देखिए, कैंसर के बारे में ये कहा जाता है कि कैंसर अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए तो उसका हम लोग जड़ से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार फैल गया तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट उसका हो जाए वो सबसे अच्छा होता है। इसमें जो मरीज़ लापरवाही करते हैं, मरीज़ या उनके रिश्तेदार, वो ये करते हैं कि वो इग्नोर करते रहते हैं अपने सिम्टम्स। सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि आपको कोई गांठ बॉडी में महसूस हो रही है और आप उसको, स्पेशली जैसे फीमेल्स हैं तो उनको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद से करते रहना चाहिए कि अगर कोई भी एबनॉर्मल गांठ या स्वेलिंग आती है तो उसको तुरंत आप दिखाएं। ये नहीं, वेट नहीं करना चाहिए कि ये बड़ी हो जाएगी तब हम जाएंगे, या अभी शर्म लग रही है तो नहीं जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने डॉक्टर्स के पास दिखाने तुरंत जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बहुत दिनों तक बुखार रह रहा है जो किसी दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, उन पेशेंट्स को भी जाना चाहिए। इसके अलावा कि मुंह में कोई छाला ऐसा है जो नहीं ठीक हो रहा है, स्पेशली अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए। या फिर महिलाओं में जैसे मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो उनको भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग दिखाना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर भी ट्रीटेबल है हमारे कंट्री में, क्योरेबल भी है, मतलब वो जड़ से ठीक हो सकता है अगर समय रहते उसको डायग्नोस कर दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ज़रूर अपनी छोटी छोटी भी जो बातें हैं, शरीर में जो भी आपके डेवलपमेंट हो रहा है उसको गंभीरता से लेंगे और सही समय पर इलाज के लिए जाएंगे, क्योंकि सही समय पर इलाज के लिए पहुंच जाने पर आज के समय में बहुत कम ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप माने कि सही होने में बहुत समय लगेगा। तो निसंदेह आपकी जो दी हुई जानकारी है वो लोगों के लिए लाभदायक होगी। और डॉक्टर साहब, आपने अपना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।